यूएस और चाइना दो काफ़ी इमर्जिंग बट काफ़ी बड़े सुपर पावर्स हैं। यूएस तो ऑलरेडी है, चाइना इज़ बिकम ह्यूज ट्रेडिंग सुपर पावर। इन दोनों के बीच में इंडिया कैसे टारगेट हो जाता है? बार बार ऐसा होता है। India became Hello and welcome to TDM Manthan. I'm Vatsala and today we have with us Mr. Ajay Srivastav. He's a trade and tariff expert and founder of the Global Trade Research Initiative, a research group, and formerly a trade negotiator for the Government of India. So let's welcome him. Welcome to our show, TDM Manthan. How have you been, sir? And especially amidst this storm, that India is seeing in terms of tariff and, global trade war. So I'm sure you must have been very busy all these past few weeks, because of the, so much coming in on tariffs and so much policy advice that, one has to give. So please tell us, how has it been, how have the last few weeks been for you? thanks Vatsala for inviting me for the show. So last few months, I would say, starting January 20th, when Mr. Trump took the oath as second president of United States, every second day he is coming on the Truth Social, firing something at 2 a.m., 3 a.m. in the morning. So, True. so world discovers in the wee hours of the morning something bad has happened, and that is happening since all the time. So everybody who is connected to trade and economy is on their toes world over, following Mr. Trump. He is always leading everybody with his new announcements all the time, and so world economy in the past 4 5 months, economy and trade, he tried to change it. Has changed substantially. Flow of goods has changed, and many countries are directly impacted. India and Brazil on his worst of the hit lists. So India and Brazil. Yeah, he imposed 50% tariff, which is the Right. highest, higher than China. Then he imposed on India and Brazil. The trade war he started in his first term, it was against primarily the China, and now imagine Right. he is imposing 30% tariffs on China and 50 on India. 50% on So India. basically, he's targeting India. So here is the important question. So सबसे पहले जो ये टैरिफ ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है अभी, नॉट मैनी पीपल नो द डिटेल्स ऑफ इट कि ये क्यों होता है, द रीजंस. आप एक लेमन के भाषा में एक सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सिनेरियो अभी क्या चल रहा है और ऐसा क्यों है, एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? हाँ, बिल्कुल, ये हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि कैसे. तो पहले समझते हैं ट्रेड होता कैसे है. तो ट्रेड क्या होता है, जैसे हम कोई सामान बेचते हैं तो लोकल, अगर हम सामान बेचते हैं तो लोकल बाई एंड सेल हो गया. अगर मान लीजिए कि हमारा बायर जो है दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोलते हैं, क्योंकि बायर दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है. तो ये दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है. मान लीजिए मैं ये आपका मग भेज रहा हूँ अमेरिका को, तो हर कंट्री एक ड्यूटी लेता है, टैरिफ बोलते हैं उसको, इम्पोर्ट टैरिफ. मान लीजिए कि वो टैरिफ अमेरिका का 10% है मग के ऊपर. तो जितने भी कंट्रीज से मग आएंगे अमेरिका में, सब में वो 10% लेगा. मान लीजिए 100 रुपये का मग है, तो 110 रुपये अमेरिका में कॉस्ट पड़ेगी, 10 रुपये अमेरिकन गवर्नमेंट लेगी. ये 10 रुपये कहाँ से आए? तो जैसे अमेरिका 10 रुपये ले सकता है, इंडिया 15 रुपये ले सकता है, चाइना 12 रुपये ले सकता है. तो ये जो है ये आर्बिट्ररी नहीं है. तो ये जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, WTO बना था, WTO जो है सारी दुनिया के ट्रेड रूल्स डिसाइड करता है. जब ये बना था 1995 में, तो जितने ही मेंबर कंट्रीज़ थे, ऑलमोस्ट सारे कंट्री उसके मेंबर्स हैं. तो सारे कंट्रीज़ ने एक WTO को एक एक्सेल शीट दी अपनी. उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे उसमें कि इस प्रोडक्ट पर हम इतने टैरिफ लगाएंगे और इससे अधिक नहीं लगाएंगे. इससे अधिक लगाएंगे तो फिर हम वायलेट करेंगे WTO रूल्स को, तो हमारे अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है. तो मान लीजिए कि अमेरिका 10% लगा रहा है या इंडिया 15 लगा रहा है, तो हमने उनको लिख के दिया हुआ है कि हम जो है इससे अधिक, जितना हमने लिखा, मान लीजिए हमने वहाँ 15 लिखा है, तो 15 से अधिक हम नहीं लगा सकते हैं, उससे कम लगा सकते हैं. और दूसरा ये रूल था कि 10% जो अमेरिका लगाएगा मग के ऊपर, वो सारे कंट्री से 10 लेगा. केवल अपने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स उससे कम ले सकता है, बाकी दुनिया से 10 लेगा. अब ट्रम्प साहब ने क्या किया? ट्रम्प साहब ने 2 काम किए.
उन्होंने कहा 10 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि और देश जो है बहुत सारे बैरियर्स लगाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं और हमारे प्रोडक्ट तो जा नहीं पाते हैं। इससे अमेरिका का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। उसको कम करने के लिए हम कंट्रीज़ को कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है टैरिफ। मतलब जो लोग हमारे यहाँ सामान बेचते हैं उनमें हम टैरिफ लगाएं। तो 10% तो WTO उनको अलाउ किया हुआ था मग के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं हम 10 के ऊपर लगाएंगे टैरिफ। तो यूएस, ये कांग्रेस जो है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे उनके यहाँ कांग्रेस है, तो यूएस कांग्रेस ने नहीं अथराइज़ किया, यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स यूज़ करते हुए उन्होंने हर कंट्री पे अलग लगाए। तो पहली बात तो ये है कि WTO अलाउ नहीं करता है कि आप हर कंट्री पे अलग लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि हर कंट्री पे मग के ऊपर अगर आप 10 लगा रहे हैं, हर एक के ऊपर 10 लगेगा। तो इन्होंने जैसे इंडिया पे 50 लगा दी, चाइना पे 30 लगा दी, बांग्लादेश पे 19 लगा दी, कहीं पर 20 लगा दी। तो पहला तो रूल वायलेट ये किया। दूसरे जो 50 किया है, जो उनका कमिटमेंट तो 10 का था, 50 कैसे लगा दिया, दूसरा उन्होंने ये वायलेट कर दिया। तो उन्होंने ये काम किए हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम ऐसा हो रहा था कि अगर सबको पता है कितना टैरिफ लगेगा तो हम आराम से अपनी कॉस्टिंग कर सकते हैं, ज़्यादा सामान जा सकते हैं। इसीलिए पिछले 75 सालों में मैं कहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, तो उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड था और आज, उस समय जो था करीब $60 बिलियन था। आज जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड करीब $32 ट्रिलियन हो गया है, 400 गुना बढ़ गया है। तो वर्ल्ड ट्रेड इतना बढ़ा है इन्हीं सब रूल्स की वजह से। और कंपैरिजन के लिए आपको पता है हमारी जीडीपी केवल 26 गुना बढ़ी है। जीडीपी 26 गुना बढ़ी है 75 सालों में, वर्ल्ड ट्रेड 400 गुना बढ़ा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स इतने सिंपल बनाए गए, और भी चीज़ें थी इससे वो बढ़ा है। तो वो जो सिंप्लिसिटी थी रूल्स की, ट्रम्प साहब उसको तोड़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सब देशों ने उनका फ़ायदा ले लिया है और अमेरिका बेचारा अमेरिका जो है बहुत घाटे में है, इसलिए सब देशों को पनिश करो। तो पनिश आप 2 तरह से कर सकते हो, एक तो वॉर तो बहुत महंगी होती है, बम डालना या आर्मी ले जाना। तो टैरिफ क्योंकि अमेरिका बड़ा मार्केट है, सबको अमेरिका में बेचना है, और तो टैरिफ लगा दो, जो भी हमारे यहाँ बेचेगा उनसे पैसे ले लो एक्स्ट्रा, उनके ऊपर टैरिफ लगा दो। तो ये मोटा मोटा जी। वैसे तो अमेरिका ऐसे शो करता है बेचारा, बट वो नहीं है बेचारे, दे आर द सुपर पावर। तो ये जब इंडिया इसकी, जैसे आपने बताया ना सर, इंडिया में 50% लगाया है, ब्राज़ील पे लगाया है, चाइना पे 30% है, जबकि शुरुआत इससे हुई थी कि यूएस चाइना के साथ ही सबसे पहले उनका ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, क्योंकि चाइना वाज ग्रोइंग एज अ ट्रेडिंग सुपर पावर। तो हमेशा इसके बीच में इंडिया कैसे उनके क्रॉस फायर में आ गया? मतलब यूएस और चाइना दो काफ़ी इमर्जिंग बट काफ़ी बड़े सुपर पावर्स हैं। यूएस तो ऑलरेडी है, चाइना इज़ बिकम ह्यूज ट्रेडिंग सुपर पावर। इन दोनों के बीच में इंडिया कैसे टारगेट हो जाता है? बार बार ऐसा होता है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये वॉर शुरू हुई थी इनके फर्स्ट टर्म में चाइना के अगेंस्ट में प्राइमरीली। तो इन्होंने बाकी देशों पर केवल स्टील एल्युमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाए थे, लेकिन चाइना के ऊपर सैकड़ों आइटम पर ड्यूटी लगाए थे। इवन मिस्टर ट्रम्प के जाने के बाद में मिस्टर बाइडेन आए थे, तो उन्होंने भी चाइना पे ड्यूटी बढ़ा ही चले गए प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस बार भी जब मिस्टर ट्रम्प आए तो उन्होंने चाइना के ऊपर तुरंत टैरिफ लगा दिया 30% का। चाइना ने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम भी 15% लगा दें तुम्हारे ऊपर। इन्होंने उसको 54% कर दिया, चाइना ने बढ़ा के 40% कर दिया। इन्होंने बढ़ा के 145% कर दिया, चाइना ने बढ़ा के 100% कर दिया। तो चाइना काउंटर करता चला गया, ये गुस्से में बढ़ाते चले गए। फिर क्या हुआ, चाइना और जापान ने मिलकर $1 ट्रिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है मार्केट में बेच दिए। उससे क्या हुआ कि यूएस में जो ट्रेजरी मार्केट जो बिकवाली हुई, उनका स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गया। तो ये लोग काफ़ी डर गए। तो उन्होंने सारे टैरिफ पहले 2 काम किए, 90 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए सबके ऊपर, चाइना के ऊपर ही पोस्टपोन कर दिए। और काम एक और चाइना ने किया कि चाइना ने इनके जो रेयर अर्थ मटेरियल थे उनकी सप्लाई रोक दी। तो रेयर अर्थ मटेरियल क्या होते हैं कि इनका यूज़ होता है जैसे ऑटोमोबाइल में इंजन बनाने के काम आता है, या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर काम आएगा, सेमीकंडक्टर में, कंप्यूटर्स में, हर जगह रेयर अर्थ से काम आता है। तो चाइना दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल की प्रोसेसिंग करता है। वो ऑलमोस्ट कंट्रोल करते हैं मोनोपोली सिचुएशन में। वो किसी भी देश को सप्लाई रोक के उस देश को घुटने पे ला सकते हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री को जहाँ ये सब चीज़ें बनती हैं। तो अमेरिका घुटने पर आ गया
और अमेरिका ने तुरंत 145% ड्यूटी रातों रात 2 दिन की मीटिंग की चाइना से जिनेवा में, और 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा 145 से घटा के हम 30 करते हैं। चाइना को तो ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं है, उसने घटा के इनके ऊपर ड्यूटी जो है 10% कर दी। तो आज वो वही चल रहा है। अब इंडिया कहाँ से आया? तो इंडिया के 2 कहानियाँ हैं इसमें कि चाइना के ऊपर 30 कर दिया उन्होंने। अब उनको अपने लोगों को कुछ दिखाना था। वो तो वॉर सारी शुरू की थी चाइना के लिए, सारा एंटी चाइना हो रहा था। 10-15 साल से हो रहा है, ट्रम्प के आने के पहले से ही हो रहा था एंटी चाइना सारा सेंटिमेंट। तो मैं तो मैचो मैन हूँ अपना, मैं तो बुली हूँ और चाइना को मैं पंच कर रहा हूँ। तो अब चाइना ने तो मुझे पकड़ लिया है, मैं कुछ कर हिल नहीं पा रहा हूँ उसकी वजह से, मुझे टैरिफ भी कम करने पड़े हैं। तो मैं अपनी पब्लिक को बताऊँ क्या? तो मुझे एक फॉल गाई चाहिए था। तो इंडिया बिकेम दैट फॉल गाई। इंडिया इज द फॉल। और उन्होंने जल्दी में इतनी जल्दी डिसाइड किया कि उन्होंने रीज़न गलत लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर ओरिजिनली 25% टैरिफ लगाया था, उसको उन्होंने कहा कि हम 25% पेनल्टी भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, उससे रशिया को जो पैसे मिलते हैं उससे रशिया यूक्रेन के लिए हथियार खरीदता है। तो इंडिया इज़ फ्यूलिंग वॉर ऑन यूक्रेन, रशिया की हेल्प करके। तो तुरंत ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जिस कहा, 1 घंटे बाद हमने निकाला, हम लोग पहले से तैयार थे। हमने कहा कि डेटा देख लीजिए, चाइना जो है इंडिया से अधिक ऑयल खरीदता है, चाइना को तो आप पकड़ नहीं रहे। तो अगर आप रशियन ऑयल इज़ ए प्रॉब्लम तो आप चाइना को पकड़िए। फिर डेटा ये भी कह रहा है कि न केवल चाइना, यूरोप जो आपका दोस्त है वही बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा है, वो तो ऑयल के अलावा काफ़ी चीज़ें खरीद रहा है रशिया से। और आप खुद भी प्लेटिनम और काफ़ी उनसे ले रहे हैं। जब आप सब लोग ले रहे हैं तो हमको क्यों? तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरी दुनिया के पत्रकारों ने मिस्टर ट्रम्प से बार बार पूछा, उनके ऑफिशियल मिस्टर नवारो से, स्कॉट बेंसन, काफ़ी लोगों से पूछे गए, किसी पास कोई जवाब नहीं है इसका, किसी पास जवाब नहीं है। तो लोगों को लगा कि ये रशिया तो रियल रीज़न था नहीं, उन्होंने लगाया क्यों? रशिया तो दुनिया को बताने के लिए, क्योंकि लगाना था एक बहाना बताना था। रियल रीज़न क्या था? रशिया सिर्फ कवर अप था। रशिया कवर अप था, जो कि उनको लग गया गलत कवर अप था, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए उसमें, क्योंकि इंडिया से अधिक और लोग कर रहे थे। तो रियल रीज़न क्या था? तो रियल रीज़न ऐसा समझ में आ रहा है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा है, आज का अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई थी छोटी सी 5 दिन की, और मिस्टर ट्रम्प ने ऐसा कहते हैं कि वो बार बार मोदी को फ़ोन कर रहे थे कि ये जो है हमने बोल दिया है आपको भी और पाकिस्तान को भी, और हमारे कहने पे वॉर रुक गई है। तो उसके पहले वो 4-5 वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले चुके थे, जैसे कि इजराइल गाज़ा की वॉर जो रुकी नहीं है वो क्रेडिट ले रहे थे। ऐसे वो इंडिया पाकिस्तान लेना चाहते। वो बेचारे सोच रहे थे कि हम अपना केस बना रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए, कि हम दुनिया की 10 वॉर रुकवा रहे हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर भी ये है। तो अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि एक तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, दूसरा हम जो है 1947-48 से हमने कहा है हमारा पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम 2 लोग सुलझाएंगे, हम थर्ड पावर को अलाउ नहीं करेंगे इसमें इंटरवीन करने के लिए। तो इंडिया को, चूँकि इंडिया की पॉलिसी वायलेट हो रही थी, इंडिया ने साफ कह दिया कि मिस्टर ट्रम्प का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, ये हमने और पाकिस्तान ने मिल के वॉर रोकी है, हमारे आपस के एफर्ट है, आपका कोई वो नहीं है। तो अब भाई उनको लगा उनका नोबेल प्राइज़, बाकी तो उन्होंने जहाँ वॉर रुकवाई भले गलत बोल रहे हो, किसी ने कुछ बोला नहीं, तो उनकी ईगो बहुत हर्ट हो गई और शायद उनके हाथ से नोबेल प्राइज़ भी निकल गया ये बोलने से। तो अब उनकी ईगो हर्ट हो गई बेचारों की, तो अब कुछ तो करना था इंडिया के अगेंस्ट में। तो रशिया की गलत सलत रीज़न इन्वेंट किया गया और इंडिया के ऊपर उन्होंने लगा दिया। तो आज जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया को क्यों पनिश करें, कोई रीज़न नहीं है इंडिया के पनिश करने का। वहाँ के लोग भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? मिस्टर ट्रम्प के पहले के 5 प्रेसिडेंट जो है इंडिया को कल्टीवेट कर रहे थे एज अल्टरनेट पावर टू चाइना, क्योंकि यूएस का एशिया पैसिफिक में इंडिया वाज द बेस, उनकी चाइना से लड़ाई थी। तो यूएस, इधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 लोग मिलाकर क्वाड बना, जो कि चाइना के अगेंस्ट में एक स्तंभ जैसा काम करेगा। एक सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हुई कि चाइना के ऊपर जो है हम कम करते हैं, अपनी निर्भरता कम करते हैं। तो अब आपने इंडिया से ही झगड़ा ले लिया है, तो वो तो आपके जो 5 राष्ट्रपति करेंगे आपने पानी में मिला दिया। तो वहाँ के जो सीजन्ड जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ही परेशान हैं कि ये ट्रम्प ने क्या कर डाला। अपोज कर रहे हैं वो तब से। इवन यूएस कोर्ट ने भी ये टैरिफ्स को इलीगल बोला है अपने रूलिंग में। हालांकि अभी मैं उनका अभी पढ़ी थी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन
उनको भी चैलेंज करने का, उसको भी आगे चैलेंज करने का प्लान कर रहे हैं कि वो टैरिफ्स हटाने का तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। बट तो ये जो अभी स्थिति है ये ऐसे ही चले जा रहा है, इसका कहाँ पे एक वेयर डू यू सी कहाँ पे जाके मेल्ट होएगा जो ये अभी ऐसे तो फिक्स इसको हो गया कोर्ट वाली एकदम बात से? भी ठीक से समझ लेते हैं। देखो अमेरिका जो है बहुत ही ग्रेट कंट्री, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, कई चीज़ों में अच्छे नहीं हैं, बट जैसे कि उनकी जुडिशरी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है अमेरिका की। तो अमेरिका में एक कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, उन्होंने कहा 28 मई को उन्होंने कहा कि जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ पूरी दुनिया पे लगाए हुए हैं, इंडिया और बाकी कंट्री पे जो लगाए हुए हैं, उसके लिए उन्होंने एक लॉ यूज़ किया है। यूएस का ही लॉ है, वो 1970 में बना था लॉ, उसका नाम था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। तो वो एक्ट कहता है कि प्रेसिडेंट कुछ पावर्स हैं यूज़ कर सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी है, उसका नाम ही ना है इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट है तो वो इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी थोड़ी है, तो ट्रेड का मैटर, इसमें इमरजेंसी कहाँ से हो गई है। तो जो उन्होंने यूज़ किया है टैरिफ का, वो बिल्कुल गलत यूज़ किया है इन्होंने। वो सैंक्शन वैंक्शन लगा सकते हैं एक दो कंट्री में, पूरी दुनिया पे उन्होंने लगा दिया टैरिफ, वो भी। तो ये जो एक्ट का यूज़ है ना, ये एम्पावर नहीं करता है। कांग्रेस ने ये एक्ट यूज़ करने की इजाज़त दी है ट्रम्प को, लेकिन ये इन्होंने गलत तरह से यूज़ किया है, इसलिए ठीक नहीं है। उसके बाद में 4 दिन पहले आया 29 अगस्त को आया फैसला उसके ऊपर का हायर कोर्ट का, जो अपीलेट कोर्ट था, उन्होंने पूरा मान लिया। नीचे वाली कोर्ट ने जो कहा था, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जो कहा था, पूरी बात मान ली उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन टैरिफ 14 अक्टूबर तक एज इट इज़ लागू रहेंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर के पहले जाकर उनसे फैसला ले सकती है। तो अब सारी दुनिया देख रही सुप्रीम कोर्ट उनका क्या करता है। तो ये सबने देख लिया कि लीगली उन्होंने बहुत वीक, उनका कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पॉलिटिसाइज है उनका, तो वो देखना है वो क्या करते हैं। लेकिन तभी हेड्स ऑफ टू देयर लोअर कोर्ट्स कि उन्होंने इतना प्रेशर की परवाह ना करते हुए भी अपना मन का डिसीजन किया जो उनको अच्छा लगा। ये सही रूलिंग दिया है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा बहुत कम देखा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं जिनमें सीधा मतलब डायरेक्ट चोट लगी है? तो इसको अपने पूरे ट्रेड को समझते हैं। तो देखो, अगर हम यूएस का डेटा देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो 91.5 बिलियन डॉलर था 2024 में। पूरा डेटा 2024 का है, 2025 तो भी आधा ही हुआ है सारा, ठीक है। तो उसमें करीब 30% चीज़ें हैं, उनमें टैरिफ बिल्कुल नहीं लगा है, पूरी दुनिया के ऊपर नहीं लगा है। इनमें 30% में जो आधी से अधिक है वो हमारा एपीआई और फार्मास्यूटिकल्स है, इसमें ज़ीरो टैरिफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे स्मार्टफोन है, उसमें नहीं लगा हुआ है टैरिफ। और जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें टैरिफ नहीं लगा हुआ है। और छोटे मोटे कुछ आइटम्स हैं जो हम बहुत छोटी मात्रा में भेजते हैं यूएस में, जैसे कि प्रिंटेड बुक्स हैं, या वो ड्राइड कुकम्बर्स होते हैं, सी कुकम्बर्स होते हैं, उनमें नहीं लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा एक्सपोर्ट, उसका 30% जो है उसमें टैरिफ फ्री है। करीब 3.5% चीज़ें हैं, उनमें ऑटो कंपोनेंट आता है। तो हमारा ऑटो कंपोनेंट जो है, आधे ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 25% लगेगा पूरी दुनिया के ऑटो कंपोनेंट के ऊपर, और आधे पर हमारे ऊपर 50 लगेगा, बाकी में जो है वो लगेगा, ठीक है। तो 30 ये हो गया, 4 ये हो गया, अब बचे 66% या 2/3 ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टू। जो 2/3 है उनमें हमें पूरा 50% देना है। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। 2/3 तो बहुत बड़ा है। अब 2/3 में आता क्या क्या है? 2/3 में हमारे अधिकतर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट आते हैं। तो जैसे कि अगर हम शुरुआत करें तो हमारा टेक्सटाइल और गारमेंट की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल और गारमेंट हमारा करीब जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका 35% हिस्सा ही आता है यूएस को। मतलब यूएस बहुत बड़ा शेयर यूएस को जाता है। मैंने उदाहरण दिया, जैसे जेंट शर्ट्स है, मान लीजिए 12% MFA वहाँ की टैरिफ है, ट्रम्प ने 50 और लगा दिया, तो हमको 62% देना पड़ेगा। चाइना को 30 + 12 42 देना पड़ेगा। हमारा तीसरा कंपटीटर है वियतनाम, उनको केवल 20 देना पड़ेगा। तो जो 20 दे रहे हैं और 42 दे रहे हैं, और हमसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर स्केलिंग है उनकी, तो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएगा।
कुछ लोग वो लोग बचेंगे जो जैसे स्पेशलाइज चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे बच्चों के गारमेंट्स हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सेफ्टी, एनवायरनमेंट और वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो लोग कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। या कुछ चीज़ें हैं जिसमें वहाँ तक काम बहुत है, जैसे एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें लेस देन 10% चीज़ों में आती हैं। बाकी चीज़ों हमारा एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा। मेरे हिसाब से 70 से 80% जो है टेक्सटाइल गारमेंट का एक्सपोर्ट हमारा कम होगा एक साल में, अगर ये सब चलता रहा। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे श्रिम्प है, तो श्रिम्प्स देखिए तो एक होता है फिश होती है जो भगवान ने बनाई है, आप कह सकती हैं, जो सी में हो या नहर में हो या नदी में हो, आपने पकड़ा और कर लिया या रियर किया। दूसरा था एक्वा कल्चर, कि आपने पॉन्ड्स लिए, आपने सीड्स डाले और वहाँ से क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स और श्रिम्प्स हैं, ये आपने जैसे आप खेती करते हैं ना वैसे आपने इनको पैदा किया, तो वो श्रिम्प्स है। तो हमारा श्रिम्प्स एक्सपोर्ट जो है करीब जो भी दुनिया को है उसका आधा करीब $2.4 बिलियन का यूएस जाता है। तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है। तो अब श्रिम्प में यूएस पहले से ही हमको 10% ड्यूटी ले रहा था, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, अब 50 और लग जाएगी तो 60 हो जाएगी। अब कनाडा से अगर श्रिम्प जाएगी तो 0 पे जाएगी, और इक्वाडोर से जाएगी तो 10% पे जाएगी, और एक और कंट्री शायद चिली से जाएगी, वो 10 पे जाएगी। तो हमारा श्रिम्प तो बहुत ही मुश्किल है। यही हो सकता है कुछ हमारे एनआरआई दोस्त लोग जो अमेरिका में, उनको अगर इंडियन श्रिम्प का कोई फ्लेवर पसंद आ गया वो थोड़ा बहुत खरीद लें, लेकिन एक्सपोर्ट तो जाएगा काफ़ी हद तक, बहुत ही कम हो जाएगा। फिर एक और सेक्टर बड़ा है डायमंड्स एंड ज्वेलरी। तो भाई डायमंड में 0 ड्यूटी थी उनके यहाँ, अब 50 हो गई एकदम से, 0 से सीधा 50 हो गई है, तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब एक्सपोर्ट गिर जाएगा, या फिर जो बड़े लोग हैं वो, कुछ लोग एंटवर्प में काफ़ी है, बेल्जियम में ऑपरेशंस हैं डायमंड पॉलिशिंग कटिंग के, तो कुछ लोग अपना बिजनेस वहाँ शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं अपने जो डायमंड कटर्स पॉलिशर्स जो हैं आर्टिस्ट, उनको शिफ्ट कर दो यूएई में, तो यूएई में हम ये ऑपरेशन शिफ्ट कर, बट इंडिया से जाएगा, बाकी कहीं भी जाएगा। तो ये हो गया, डायमंड भी जाएगा हमारे यहाँ से। फिर गोल्ड ज्वेलरी में जो 10% है वो तो हैंड क्राफ्टेड स्टडेड होता है, वो तो ठीक है, उसमें वैल्यूडेशन काफ़ी होता है, लेकिन 90% मैकेनिकल ज्वेलरी, जो मशीन में आप गोल्ड डालो और डिज़ाइन डालो और ज्वेलरी ले लो उठाकर। तो वो अब गोल्ड अगर मान लीजिए आपका $1000 मान लीजिए हम ले लें 10 ग्राम के लिए, $1500 कौन देगा मैकेनिकल ज्वेलरी को? गोल्ड ज्वेलरी तो 0 हो जाएगा। अगर मुझे गोल्ड ज्वेलरी करना है तो अच्छा है कि मैं अपनी मशीनरी स्मेल्टर लेके यूएस चले जाऊँ और वहीं बनाना शुरू कर दूँ, तो गोल्ड ज्वेलरी भी हमारा चला जाएगा। तो बेसिकली मोटा मोटा हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, मैंने कहा $91.5 बिलियन हैं ये यूएस डेटा के हिसाब से, ये घट के करीब 50 रह जाएंगे अगर हम लकी रहे। बिल्कुल आधे, हाँ ऑलमोस्ट, तो हाँ, आधे से भी, वो भी इसलिए क्योंकि 30% 0 पर जा रहे हैं, इसलिए इतना बच गए हैं। वरना ये 2/3 वाले हैं, ये तो 70 से 80% तक जाएंगे, और इधर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं, ये बिजनेसेस ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं शिफ्ट करने का अपना बिजनेस, या अपना जहाँ जो भी प्रोडक्शन का जो भी इनका एरिया है उसको ऑलरेडी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तो ये केवल बहुत ही टॉप की जो फर्म्स हैं केवल वो ये प्लान कर सकती हैं। देखो जैसे कि इंडिया में मुश्किल से 10 भी नहीं होंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर जिनकी फैक्ट्रीज बांग्लादेश में भी हैं, वियतनाम में भी है। तो वो अपना फैब्रिक सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को और वियतनाम को, और वहाँ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। बट ऐसे सिंगल डिजिट में हैं ऐसे लोग, बहुत कम है। कुछ और लोग हैं जैसे कि आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स को बेचते हैं, H&M, ज़ारा टाइप को, मान लीजिए कि वो इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम से लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी बात भी चल रही है कि चलो इंडिया जो है खाली यूरोप को कर देगा, बांग्लादेश के पास कम ड्यूटी खाली यूएस को कर देगा। तो इस तरह से हम अपोर्शन करेंगे थोड़ा अपना लॉस कम करने के लिए। कुछ लोग जो है, बट ये बहुत टॉप के 10% लोग कर पाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा करने के लिए। बाकी जनरली लोग तो मीडियम और स्मॉल स्केल में हैं, उनके लिए तो रास्ता नहीं है।
तो वो तो बहुत ही बैडली इफेक्ट होंगे इस चीज़ से। अभी ये इफेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया उनके। हाँ हाँ, ड्यूटी लेनी हो तो रहा है। 27 अगस्त से होगी, लेकिन देखो मैं ये सब बातें स्कैरी हैं और इफेक्ट भी होगा, जॉब लॉसेस भी होंगे, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री नहीं है। एक्सपोर्ट इज़ ओनली 20% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। तो 80% माल मोटा मोटा हम देश के अंदर ही खपत करते हैं, और देश की जीडीपी 6-7% बढ़ रही, ठीक ठाक बढ़ रही है और देशों के कंपैरिजन में। तो मार्केट बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा लोगों को। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट फिगर कम हो जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगी, जो यूएस का एक्सपोर्ट फिगर है, और जीडीपी पे कुछ पॉइंट शायद फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये पेन हम एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। लेकिन सपोज़ कर लीजिए कुछ कंट्री जैसे कि वियतनाम की एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इज़ 90, या सिंगापुर की आई थिंक मोर देन 100 है। ऐसे देशों में अगर कुछ हो 50% ड्यूटी लगे तो उनको रियल प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हम लोग चूँकि वी आर नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी, एक्सपोर्ट इज़ जस्ट एन आउटग्रोथ ऑफ अवर इकॉनमी, तो पेन होगा, क्यों नहीं, क्योंकि यूएस हमारा टॉप मार्केट है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेंगे। सो इंडिया इज़ नॉट इन एज मच ऑफ अ डेंजर, उतना भी वो नहीं है नहीं, खतरे में। डेंजर बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगा कि विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पेन होगा, तो कुछ बार पेन अच्छा होता है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जैसे अब मुझे छोटे मोटा बुखार आया है, इंजेक्शन लगेगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, इंजेक्शन से पेन होगा ना, तो ये बहुत ज़रूरी था। काफ़ी चीज़ें जो हमको करनी चाहिए थी, हम शायद थोड़े उसके लिए स्लो हो गए थे। अब फिर से देखिए, आप बात सुन रही हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, और भी बातें हो रही हैं ना, तो ये सब काम पहले होने चाहिए थे, लेकिन अब हमको धक्का लगा, इसी बहाने शायद फास्ट हो जाए। तो मुझे लगा कि ये नेसेसरी पेन है जो कि हमको चाहिए था, थोड़ा सा धक्का, और अच्छा ही होगा हमें लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पेन इज़ लाइक अ नेसेसरी इविल वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ा हम जाग गए हैं, सब लोग जागरूक हो गए हैं, और एक तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स के अलावा जो है हमको 2-3 काम अपने फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जैसे कि आज हम अपने यहाँ डीप प्रोडक्शन करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए देखिए हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीनरी का, जनरली हम पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इधर उधर से ला रहे हैं, चाइना से ला रहे हैं, कोरिया से ला रहे हैं, हम असेंबली कर रहे हैं। डीप प्रोडक्शन आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? हाँ व्हाट हाँ इज हाँ, डीप बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्शन? बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल से करता हूँ। मान लीजिए हम लेते हैं सोलर पैनल की बात करते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले सिलिका सैंड, अगर हम बिल्कुल शुरू से बात करें तो सिलिका सैंड होती है जो कि आप माइन कर सकते हैं, वहाँ सिलिका सैंड लेते हैं, सिलिका सैंड की रिफाइनिंग करते हैं और उसमें से प्योर सिलिका निकालते हैं 94-95% प्योरिटी की। उसके बाद में हम उस जो प्योर सिलिका है उसको फर्दर रिफाइनिंग करते हैं, पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं। फिर पॉलीसिलिकॉन जो है ऑलमोस्ट 99.999% सिलिका प्योर सिलिका हो गई। पॉलीसिलिकॉन से फिर हम उसको सिलिकॉन वेफ़र बनाते हैं, ठीक है। अब वेफ़र जो है बेस है सोलर सेल्स का, वेफ़र के ऊपर हम सिल्वर आयोडाइड इलेक्ट्रॉनिक वो करते हैं, उसमें प्लस एंड माइनस पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, इससे करंट फ्लो हो सके। तो बेसिकली हम उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर में बदल देते हैं, ठीक है। और थोड़ी प्रोसेसिंग करते हैं, कवर करते हैं, तो फिर उसको हम सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल मतलब उसमें हीट आएगी तो करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर सोलर सेल्स हम छोटे छोटे 100 सोलर सेल लेकर हम एक बड़े से फ्रेम में लगाते हैं, मैकेनिकल फ्रेम में, तो सोलर पैनल बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ लगते हैं घरों में या इंडस्ट्रीज़ में, ये इंडिया खुद से मैन्युफैक्चर करता नहीं, अभी उस पर अभी आते हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा था पूरी बात, ठीक है। तो अब देखो इंडिया क्या करता है। इंडिया मोस्ट केसेस में इंडिया सोलर सेल्स एक स्टेप नीचे वाला, सोलर पैनल फाइनल है, उसके एक स्टेप सोलर सेल हम इंपोर्ट करते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट करें, चाहे चाइना से करें, चाहे वियतनाम से करें, और हम उसमें मैकेनिकल काम करते हैं और हम बेच देते हैं उसको, या एक्सपोर्ट कर देते हैं, या लोकल यूज़ करते हैं। तो हम रॉ मटेरियल से नहीं कर रहे हैं, हम सोलर सेल मंगा रहे हैं। मतलब हमने डीप काम कुछ नहीं किया है। डीप मैन्युफैक्चरिंग होगी जब आप वेफर से शुरू करें, और डीप होगी आप पॉलीसिलिकॉन से करें, और होगी आप सिलिका से शुरू करें। चाइना सिलिका से, रिसोर्स से जो चाइना सिलिका से शुरू करता है। इंडिया में हमारे यहाँ इतना सोलर की बात हो रही है, इसका मतलब हम लोग टोटली डिपेंडेंट वी आर ऑन चाइना। हम लोग कुछ यहाँ वियतनाम से लाते हैं, लेकिन वियतनाम भी चाइना से इंपोर्ट करके प्रोसेस करके हमको भेज रहा है। तो चाइना
सारा सोलर करता है। तो हम लोग बात करते हैं डीप मैन्युफैक्चरिंग की। तो अगर हमको डीप मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जैसे सोलर का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि सोलर में तो हम पेनल्टीमेट प्रोडक्ट ला रहे हैं, सोलर सेल ला रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं, हम अपने 10-15% मैकेनिकल वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें। अगर हमको डीप जाना है तो बेसिकली अगर आप सिलिका की बात नहीं करें, आप पॉलीसिलिकॉन तक आएँ तो हमको जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। ये जो मैंने बात आपसे कही ये एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे दसियों क्या सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम पेनल्टीमेट प्रोडक्ट ला रहे हैं, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ला रहे हैं, असेंबल करके बेच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ इस तरह की हो रही है। तो धीरे धीरे हमको फोकस करना है कि हम डीप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ें, क्योंकि तभी हम ट्रू इंडिपेंडेंस होगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। वरना कोई भी कंट्री हमको जो है कभी ब्लैकमेल कर सकता है। आज अगर चाइना हमको कहे कि हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे सोलर सेल्स, तो हमारा सोलर का खेल ख़त्म। ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए लाइक इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डीप मैन्युफैक्चरिंग में जाए, डीप प्रोडक्शन में जाए, क्योंकि आपने बोला ना यूएस और बाकी कंट्रीज़ भी नहीं कर रहे। सो इवन इफ दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़ तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, इवन इफ दे डोंट गो इनटू दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन। बट इंडिया को फ़र्क पड़ेगा अगर वो नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें। देखो, मान लीजिए चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, फॉरगेट अबाउट एनी प्रॉब्लम्स। कोविड में क्या हुआ था, आज दुनिया के 80% लैपटॉप्स जो है चाइना मैन्युफैक्चर होते हैं। मान लीजिए कोविड में चाइना को जेन्युइन प्रॉब्लम होती, सब लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनकी इन्फेक्ट हो जाती और उनके यहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाता, तो पूरी दुनिया में लैपटॉप सप्लाई ख़त्म, लैपटॉप नहीं मिलेगा आपको, आपका सारा पूरी दुनिया का काम रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो खाली एक कंट्री में ना हो, 10 कंट्री में हो, 10 नहीं तो कम से कम 2 कंट्री में तो हो। तो वो 2 कंट्री कौन से हो सकते हैं? दे हैव टू वेरी बिग कंट्री, क्योंकि बिग सप्लाई करना है ना। तो उसके लिए अमेरिका और यूरोप नहीं हो सकते हैं, वो डेवलप्ड कंट्री, उनका वेजेस बहुत अधिक बढ़ गई हैं। वो एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे हो सकते हैं। अब इंडिया के साथ में वियतनाम भी उसी श्रेणी में आता है, थाईलैंड भी आता है, लेकिन वो लोग भी छोटे कंट्री हैं। जो बड़ा कंट्री है वो आधे से अधिक माल तो खुद ही कंज्यूम कर लेगा। इंडिया इज जी बिग कंट्री, बिल्कुल बिग मार्केट, और बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये सोलर है, सोलर जैसे मैंने कहा कि पूरा चाइना के हाथ में। सोलर ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर चीज़ें, कंपोनेंट्स अधिकतर चाइना के हाथ बनते हैं। मेडिसिन्स में जो APIs हैं जिनसे हमारी मेडिसिन्स बनती हैं, देखिए 70% जो APIs हैं वो चाइना में बनते हैं, और जो एडवांस मेडिसिन है इनको बायोलॉजिक्स बोलते हैं, 90% हमारा इंपोर्ट चाइना से होता है। तो इस तरह के जो रेयर अर्थ मैंने बात की, आपने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की, वो एक नहीं है, चाइना ने एक में अपनी पावर दिखाई है। चाइना के पास ऐसे 500 प्रोडक्ट हैं जिनसे वो किसी भी कंट्री को घुटनों पे ला सकता है। देखो US घुटनों पे आ गया, बिल्कुल, ठीक है, यूएस जैसा पावर। तो उनको लग रहा है कि रेयर अर्थ नहीं, मैं तो 500 प्रोडक्ट की लिस्ट देता हूँ उसमें। ये केवल US के ऊपर नहीं करता है, ये हमारे ऊपर भी उतना ही अप्लाई करता है। जैसे अभी इंडिया चाइना की दोस्ती नई नई फिर से शुरू होने के आसार दिख रहे हैं, तो चाइना ने कहा ठीक है, हम आपने जो चीज़ें रोकी थी आपके लिए, वो मैग्नेट्स, ऑटो मैग्नेट्स हम शुरू कर रहे हैं। भाई हमारे पास 1000 और चीज़ें जो आप रोक सकते हो, उनका क्या है? तो हमको सबक लेना है कि सब चीज़ों में हमको इंडिपेंडेंट होना है, और ज़रूरी नहीं हर चीज़ हम खुद बनाएं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक कंट्री के ऊपर क्रिटिकल डिपेंडेंट है तो आपका ब्लैकमेल हो सकता है। अगर आप वो चीज़ें 3-4 कंट्री से ले रहे हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप अपने देश में बनाएं, कुछ हम बनाएंगे, कुछ इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकली डिपेंडेंट हैं एक कंट्री पर, तो वो कंट्री आपका कितना भी दोस्त हो, वो हमेशा आपको ब्लैकमेल कर सकता है। चाइना उस पोजीशन में पहुंच गया है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ चाइना अच्छा है खराब, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट चाइना इज़ वन कंट्री जो कि अपनी स्मार्टनेस की वजह से, नथिंग एल्स, अपनी स्मार्टनेस की वजह से उन्होंने 30-40 साल पहले से काम करना शुरू किया। पूरी दुनिया में उन्होंने माइंस खरीदी क्रिटिकल मिनरल्स की, कॉन्गो से लेकर चिली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जबकि US और यूरोप और इंडिया सब लोग सो रहे थे, तब इन्होंने उस समय से वो लोग काम कर रहे हैं, तब आज जाके यहाँ पहुँचे हैं। तो आज वो इस पोजीशन में है कि सबको ब्लैकमेल कर सकें। तो हमको सबक लेना चाहिए और एक प्रोडक्ट करके हमको अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। चाइना के पास वो एज हमेशा रहेगा, आप ये बोल रहे हैं, अनलेस वी ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट डायरेक्शन। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया एकदम से अभी स्टार्ट कर सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए? तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बहुत हमेशा हाईटेक बातें करते हैं,
जैसे कि हम लोग आईफोन की बात करेंगे या हम सोलर सेल्स की बात करेंगे, है ना, या लैपटॉप की बात करेंगे, सब चीज़ें हाई एंड चीज़ें हैं जहाँ पर हाई एंड सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें केवल 20% से भी कम होता है अगर ट्रेड की वैल्यू देखें। 80% क्या होता है? 80% में अगर हम ये निकाल देते हैं, एनर्जी निकाल देते हैं, कोल और पेट्रोलियम निकाल देते हैं, एग्रीकल्चर भी निकाल देते हैं, कोई भी कंट्री उसको कर सकता है, तो बाकी जो कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं? टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, मशीनरी, केमिकल्स, खिलौने, ये सब चीज़ें आती हैं ना, ये सब लो टेक्नोलॉजी या मीडियम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट इसमें अधिकतर होते हैं, 90%, ठीक है। तो ये हम क्यों नहीं बना रहे? हम ये सारी चीज़ें बनाते थे। हम 80s में हम और चाइना नेक टू नेक थे कई चीज़ों में। इनफैक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग चाइना से अधिक एक्सपोर्ट करते थे। फार्मास्यूटिकल्स एपीआई हम लोग चाइना से अधिक दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। हमने 90s के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में सीरियसली काम नहीं किया है। हमको वो काम करना है, तो हमें क्या काम करना है? मैं कह रहा हूँ हाईटेक की बात नहीं करते हैं, हम क्या कर सकते हैं इमीडिएटली। तो मैं कह रहा हूँ एक हमने काम किया था 70s में, रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर आपने सुना हो। तो हम क्या करते थे कि दवा का मॉलिक्यूल लेते थे और उसको हम मॉलिक्यूल को एनालाइज करके रिवर्स इंजीनियर करके डिफरेंट प्रोसेस से वही दवा बनाते थे। तो हमारी जो दवा होती थी, एक समय जब 80s में दुनिया में स्पेशली अफ्रीका में एड्स काफ़ी फैला था, तो जो फाइज़र या और अमेरिकन जो कंपनी उनकी दवाएं बहुत महंगी मिलती थी। तो हमारे सिप्ला ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉलिक्यूल की दवा बनाई थी एड्स की, और वो 1% ऑफ द प्राइस जो अमेरिकन में चार्ज करे उसमें उन्होंने अफ्रीका को सप्लाई करते थे। तो प्राइस जो है 100 रुपये से 1 रुपये पर आ जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग करने से। तो हमारे यहाँ आज जैसे पैरासीटामॉल है, अगर 50 पैसे की मिलती है तो अमेरिका में आपको कम से कम 25 रुपये की एक टैबलेट मिलेगी। ये इसलिए पॉसिबल हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया रिवर्स इंजीनियरिंग। तो मैं कह रहा हूँ आज ये दिन आ गया है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग बाकी सब लो और मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर करें। हम क्यों नहीं पंप बना सकते हैं? हम क्यों नेल कटर चाइना से लाते हैं? हम क्यों नट्स एंड बोल्ट चाइना से लाते हैं? नहीं, ऐसे 2 लाख प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बनाते थे, लेकिन कॉस्ट हमारे चाइना ने कम की अपनी अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक तो की सारा वजह से। बिजनेस उधर चले गया। तो हमने बनाना बंद कर दिया, हमारी कंपनीज बनानी बंद हो गई, जो भी हुआ डंपिंग हो गई। हमको वो सब शुरू करना है, हम सब चीज़ें बनाते थे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग शुड बी द मंत्रा फॉर द कंट्री। तो हमने वो 30-40 इयर्स पहले जो छोड़ा था, वी हैव टू रिवाइव वी दैट हैव टू रिवाइव एट ए मच बिगर स्केल। at a much bigger scale because China is already so big, तो beat करना तो दूर, पहले we have to start। हाँ, हमें तो अभी से शुरू कर सर्वाइव करना है, स्टेप छोटे छोटे लेने हैं। एक और बात है जो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ चाइना से, चाइना कभी नहीं कहेगा हमने ये कर लिया। आप कभी पढ़ेंगे नहीं उनके किसी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप तो छोड़ दो, उनके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स नॉर्मल लोग भी नहीं बोलते हैं। वो उनका था, वो डेंग जियाओपिंग जो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उनका था कि कंसील ब्रिलियंस, लेट वर्ल्ड डिस्कवर, अपने बारे में बात मत करो, डेवलप करो, साइलेंटली डेवलप करो, हाइड योर टैलेंट, बाइड योर टाइम, चुप रहो, काम करते रहो, काम करते, लेट वर्ल्ड डिस्कवर। हम तो काम नहीं करते हैं, हम बातें बहुत करते हैं। तो हमको सीखना है काफ़ी कुछ चाइना से। जैसे ये काफ़ी हाईटेक सेक्टर्स की हमने बात करी। अब इफ़ वी, जैसे जो टैरिफ्स जो कुछ सेक्टर्स और डायरेक्टली इफेक्टेड है उनको तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, बट इनडायरेक्टली मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में भी इसका इफ़ेक्ट है। जैसे पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, फॉर अ लेमन, जैसे एक कॉमन पर्सन के लिए, अभी अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मार्केट्स पूरा हे वायर है, तो what can they do to secure themselves? वो क्या कर सकते हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट तो गेम इंटेलिजेंस का है। आपको देखना है कि जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है उस सेक्टर का क्या हाल हो रहा है, जो पेन है वो कितना रियल है, कितना लोगों ने शोर मचाया हुआ है ना। आपको टेक लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट केवल 20% हमारी जीडीपी का है, लेकिन गारमेंट सेक्टर का जो शेयर है वो 35% है यूएस के एक्सपोर्ट में। तो 2-3 फैक्टर करने के बाद में हम देखें गारमेंट सेक्टर के शेयर में कितना जेन्युइन असर पड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए उससे अधिक पड़ रहा है, तो आपको मालूम है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन सेंसिकल है, ये दिस विल बिकम कॉमन आफ्टर 2 वीक्स और 2 मंथ्स। तो वो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप आराम से यू शुड नो दिस एंड प्ले ऑन दैट। तो मतलब वो ब्रांड्स या वो कंपनीज जो उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जो
अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, समथिंग यू नो विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डायरेक्टली, वो आप पिक कर सकते हैं, ये बोल रहे नहीं, हैं मैं तो कह रहा हूँ जो इफेक्ट कर रहा है वही पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा। इफेक्ट कर रहा है, लोग सोच रहे हैं कि 100 रुपये का लॉस होगा, हो सकता है लॉस 50 रुपये का ही हो। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि जितना दिख रहा है उतना हो भी नहीं रहा है, बिल्कुल। ये वो तो स्टॉक मार्केट आज 100 रुपये दिखा के नीचे जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 100 गलत इरेशनल है, ये असली 50 है, ये आएगा अपने 50 के लेवल पर, तो यू शुड नो दैट और इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एनीवन हु इज़ वाचिंग, एंड आई थिंक अभी आजकल तो सभी लोग मार्केट्स में लगा के रखते हैं, ऐसा पहले नहीं होता, लेकिन अभी तो पीपल आर वेरी मच इनटू एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स, बेसिकली सब किसी ना किसी का शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. So you know, when we talk in terms of trade, तो अभी ये है इंडिया और यूएस और चाइना, ये इवन रशिया का जो अभी जियो पोलिटिकल हमारा सिचुएशन है, बट इन द फ्यूचर वेयर डू यू सी दिस गोइंग, ये कहाँ जाके हमारा रुक सकता है, या इसका फ्यूचर क्या होएगा अभी? ट्रेड तो ख़राब होना शुरू हो गया है, अब ये खराबी बढ़ती जाएगी, ट्रम्प के बाद में रुकेगी नहीं, क्योंकि देखो ट्रेड रूल्स जो थे ना, ये सारे प्रोडक्ट डेवलप हुए अमेरिका में, थोड़े बहुत यूरोप में हुए, ठीक है, वहाँ पर उनको लालच आ गया 70s में, उनके लोगों को लगा, कैपिटलिस्ट क्लास को, कि अगर हम अपने प्रोडक्ट चाइना में बनाएंगे तो वेजेस कम देनी पड़ेंगी, अमेरिकन तो बहुत वेजेस होती हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका में तो टेक सेक्टर रेवोल्यूशन आया, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको टेक में जॉब मिल गया, जो नहीं पढ़े लिखे इनको मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिलता, वो जॉब तो गायब हो गए। तो लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल जो थे अमेरिका में, उनको लगा कि ये जो गवर्नमेंट हमारी है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये केवल रिच लोगों की गवर्नमेंट है, ये खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रही है, और हमारे पास तो जॉब्स नहीं, हमारे पास जॉब अच्छे खासे थे, और इन्होंने सब चाइना शिफ्ट कर दिए हैं, इंडिया में कुछ शिफ्ट कर दिए हैं। ये अमेरिका का मिडिल क्लास, अमेरिका का मिडिल क्लास है, तो वो चाइना की सब मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो हमें मिलते थे, जो बीच के पढ़े लिखे लोगों को मिलते थे, जो सुपर हाईटेक थे उनको तो हाईटेक में जॉब मिल गए, जो बीच के लोग थे जिनको मैन्युफैक्चरिंग के जॉब मिलते थे, वो जॉब तो गायब हो गए, क्योंकि अपने आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। तो एक बड़ा तबका था वो 80s से 90s में, 2000 में, 2010 में, वो सोच रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट जो है केवल रिच लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो मिस्टर ट्रम्प ने उसी सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाया, उन्होंने कहा कि मैं जॉब वापस लाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग वापस लाऊंगा। वो ला कुछ नहीं पाएंगे, ला नहीं पाएंगे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं ला पाएंगे, ला नहीं पाएंगे, लेकिन पब्लिक के सेंटिमेंट को उन्होंने बुनाया, कैप्चर किया, इसी वजह से उनको वोट मिले, और कोई रीज़न नहीं था उनको वोट मिलने का। उनको सारी जो रस्ट बेल्ट है ना अमेरिका की, वो वहाँ से सारे वोट मिलते हैं उनको, है ना। तो जैसे बुफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग, ये सब में मैसिव स्टील एल्युमिनियम प्लांट लगे होते थे, अब सारी रस्टेड हो गई हैं, सारी कंपनीज बंद हो गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, न टेक्नोलॉजी हुई, और तो इतना रस्ट हो गए हैं, मतलब वो खत्म हो गया, उसको रस्ट बेल्ट बोलते हैं। अच्छा, रस्ट बेल्ट सिटीज़ को। हाँ, तो ये सब ट्रम्प के कोर वोटर्स हैं, इनको लगता है ट्रम्प वापस ले आएगा। अब ट्रम्प कहाँ से वापस लाएंगे, इतना आसान नहीं है, टैरिफ के बेसिस पे बिल्कुल आसान नहीं। तो देखो क्यों नहीं ला पाएंगे, जब उन्होंने पहली बार ट्रेड वॉर की थी तो मार्च 2018 में पहले उन्होंने टैरिफ लगाए थे एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, GTRI ने एक रिसर्च किया जस्ट देखने के लिए कि क्या अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, चाइना को क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, क्योंकि उन्होंने बेसिक टैरिफ चाइना पे लगाए थे। तो 2017 एक साल पहले, 2018 एक साल पहले, और 2023 का हमने डेटा स्कैन किया, इस बीच में क्या ट्रेड में फ़र्क पड़ा। तो अमेरिका का जो इंपोर्ट था चाइना से, वो तो $82 बिलियन कम हो गया। तो आप कहें कि बड़ा अच्छा था, लगाया, कम हो गया, लेकिन अमेरिका का ओवरऑल ग्लोबल इंपोर्ट जो है वो $800 बिलियन बढ़ गया। एंड इट्स अ बैड थिंग फॉर देम। तो ओवरऑल तो आपका 800 बढ़ा ना, घटा तो केवल 82 है, लेकिन बढ़ा तो 800 है। और चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन इस पीरियड में बढ़ा 5 साल में। और हो क्या रहा था, चाइनीज प्रोडक्ट्स देवर गोइंग टू US वाया अदर कंट्रीज। जैसे चाइना से आधी बनी सेमी फिनिश चीज़ गई वियतनाम, वहाँ फिनिश हुई, वियतनाम US का FTA है, वो US पहुँच गई। चाइना से सेमी फिनिश चीज़ गई मैक्सिको, मैक्सिको से US पहुँच गई।
तो इस तरह से यूएस में सारी चीज़ें इम्पोर्ट ही हो रही थी, लेकिन घूम कर जा रही थी, और सब कुछ चाइनीज माल था, लेकिन घूम के जा रहा था। तो मैंने कहा कि फिर हु वाज द विनर एंड लूजर ऑफ द फर्स्ट ट्रेड वॉर? यूएस वाज द क्लियर लूजर, चाइना वाज द क्लियर विनर। और पिछली बार उन्होंने चाइना को टारगेट किया था, इतनी बुरी तरह पिटे थे। इस बार तो उन्होंने पूरी दुनिया को टारगेट किया हुआ है। इस बार तो उनका और बुरा हाल होने वाला है। कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे उनके मैसिवली। अभी वो सब देखना, सोशल मीडिया पे वीडियो 2-2 मिनट के आने शुरू हो जाएंगे, हज़ारों वीडियो आने वाले हैं। ये किस तरह से आए, कोई एक एग्जांपल आप वो आप देखो ना कि जैसे कि मैं एक यूएस कंज्यूमर हूँ, मैं वॉलमार्ट में जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये मग जो है ना, पिछली बार तो मैंने $5 का लिया था, अभी $10 का मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखो ये 1 महीने पहले का प्राइस ये है, 1 महीने का प्राइस ये है, दिस बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। ये पैसे तो मैं दे रहा हूँ। तो जो टैरिफ होते हैं, ट्रम्प को लग रहा है कि वो दूसरे कंट्री को परेशान कर रहा है। ठीक है, हम परेशान तो हो रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम जाएगा। अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? टैरिफ इज पेड बाय द कंज्यूमर ऑलवेज। जो यूएस कंज्यूमर है उसको 5 या 10 मिल रहा है, तो जो यूएस पैसे कलेक्ट कर रहा है अपने इंपोर्टर से कलेक्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री पैसे नहीं दे रहा है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की पॉकेट से जा रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सारे जो ड्रामे होते हैं वो सारे होंगे, तो वो एक अलग तरह का मूवमेंट फास्ट होगा। ये उनको समझ आ नहीं रहा है, या ही इज़ डूइंग इट इवन दो, बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं उनके इस टैरिफ जो उन्होंने खासकर इंडिया पे जो 50% लगाया, इवन ब्राज़ील पे। इफ़ एवरीबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन दिस इज़ अगेंस्ट दिस, वो फिर भी ऐसा करने का कारण ये पॉलिटिकली हो सकता है, और क्योंकि पॉलिटिकली भी उनको ही प्रॉब्लम करने वाला है। he might lose whatever support he had अगर वो इस तरह का ये पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं। फिर भी वो इतने एडमेंट है इसको अभी, मतलब वो अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों है? देखो, इंडिया से बड़ा फैक्टर है दुनिया पे जो उन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि उनका कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया हो या कोई भी हो, उन कंज्यूमर सफ़र करेगा, है ना। तो मुझे लगता है एक लिमिट के बाद में प्रेशर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 9 अप्रैल को उन्होंने जब उनका ट्रेजरी यूएस, जब चाइना और जापान ने उनके ट्रेजरी बॉन्ड $1 ट्रिलियन के बेच दिए थे, तो स्टॉक मार्केट गिर गया था, तो काफ़ी माहिम हुई, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे टैरिफ। ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी आ सकती है, शायद फिर से पोस्टपोन हो जाए, कुछ हो जाए। जहाँ तक इंडिया की बात है ना, देखो वो चाइना ने ब्लैकमेल किया, चाइना की बात उन्होंने सुनी, तो इंडिया के पास में ऐसा लेवरेज इंडिया को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी क्या लेवरेज है जिससे आप उनको फोर्स कर सकते हो झुकने के लिए। साफ बातें, सीधी बातें, लॉजिक तो समझ में आता नहीं है उनको। तो ही कैन लूज हिज सपोर्ट ऑल्सो इवेंचुअली, डू यू थिंक सो? सपोर्ट तो उनकी कोटरी है, अभी इज प्रेसिडेंट फॉर 4 years, कोटरी से चल रहा है। बाकी क्या मतलब, जनता से क्या मतलब है? जनता का कोई मतलब नहीं है कि कोटरी है, पीटर नवारो हैं उसमें, वो कुछ भी बात जो मेन स्ट्रीम पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स सारी, उसकी उल्टी वो लोग बातें करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। पूरे 75 साल से अमेरिका आर्ग्यू कर रहा था कि टैरिफ्स आर बैड, टैरिफ्स आर बैड। आप कहीं भी इकोनॉमिक्स की क्लास में जाइए, बताएंगे टैरिफ्स आर बैड, क्योंकि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ जाता है, सारा इंडस्ट्री इनएफिशिएंट हो जाती है। अब सडनली आपने टैरिफ बढ़ाए हुए हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप दूसरे कंट्री को सफ़र करा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर पे कर रहा है प्राइस। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, और उनके वोटर्स को लग रहा है शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन लास्ट वॉर में भी नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर जॉब्स होते, मैन्युफैक्चरिंग होती, तो इंपोर्ट नहीं बढ़े होते। इस बार और भी ख़राब होने वाला है। तो कुछ मेरे ख्याल से वो मोटे मोटे जो शॉक्स होंगे उस पर ही एक्ट करते हैं, छोटे मोटी बातें तो वो उनको समझ में आती नहीं होंगी। तो ऐसे केस में इंडिया के लिए गेन करने के लिए क्या है, एंड व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी नाउ? तो मुझे ऐसा लगता है, हम लोग सोच रहे थे कि जैसे चाइना के पास में रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स है, उन्होंने उनको किया, हमारे पास क्या है? तो एक दो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखो यूएस की इसमें सबसे टॉप कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, गूगल, अमेज़ॉन हो या मेटा हो, फेसबुक का या जो भी हो, ये सारे उनकी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये सारे के सारे इस समय डेवलपमेंट में मैक्सिमम लगे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, ये जितने टूल्स बनते हैं वो डेटा को ट्रेन करते हैं, चाहे जो भी हो, उनको बहुत बिलियंस एंड बिलियंस पीसेस ऑफ डेटा चाहिए। डेटा के सबसे बड़े जनरेटर वो कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जिनको सोशल मीडिया का एक्सेस होगा। तो नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर इंडिया है। चाइना ने अपना एक्सेस डिनाई कर रखा है यूएस की किसी फर्म को, चाइना के अपने लोकल सिस्टम्स हैं।
They don't use They don't. American. They are not allowed to use any of the American system. There is no Google. There is no Facebook. There is no Instagram in China. They have their own parallel systems. So Chinese are using those systems happily. India is the only country which provides the maximum amount of data to the US. तो इसीलिए जो निगोशिएशंस हमारे हो रहे हैं, यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि आप डेटा फ्री फ्लो के लिए फ्यूचर में भी कमिट कर लिए कि आप कभी रोकेंगे नहीं, कभी टैक्स नहीं लगाएंगे फ्री फ्लो के लिए. तो मैं कह रहा हूँ डोंट कमिट दिस. डेटा इज अवर ऑयल, डेटा इज अवर रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल. जो चाइना के लिए रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल है, हमारे लिए डेटा है. तो प्लीज़ डेटा अपना संभाल कर रखो, और डेटा को कैसे यूज़ करना है उसको यूज़ करोगे तो आप भी प्रेशर कर सकते हो यूएस को. एक तो ये है सबसे बड़ा, तो लेवरेज सही है. होगा कैसे लेकिन, बिकॉज यहाँ तो बहुत ही हेवी पेनिट्रेशन है ना ऑफ दिस. धीरे धीरे होगा, क्यों नहीं. आप बात तो करना शुरू करें. हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, लोग बात करेंगे, धीरे धीरे तो होगा ना. ऐसा थोड़ी है. चाइना ने तो अपना सब बंदी कर दिया ना. फ्रॉम वेयर कैन वी स्टार्ट? हम शुरू तो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखो विंडोज़ जैसे आया है. विंडोज़ कब आया? विंडोज़ आया मिड 90s में आया. विंडोज़ 93 94 के आसपास विंडोज़ आया था. ठीक है. उसके पहले मुझे याद है कि जो सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, लाइनेक्स होता था, ओपन सोर्स फ्री सिस्टम होता था. ठीक है. फिर विंडोज़ आया, विंडोज़ इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली, ये करके लाइनेक्स हमने हटा दिया अपने सिस्टम से. तो मुझे याद है अभी भी हमारे जो दोस्त जो कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट थे वो कहते लाइनेक्स इज़ मोर सिक्योर, हमको नहीं करना चाहिए, हटाना चाहिए, विंडोज़ से नहीं करना चाहिए, विंडोज़ से हम लोग पावर दे रहे हैं किसी एक कंपनी को. ऐसे धीरे धीरे हमको ओपन सोर्स में करने चाहिए, अपने सिस्टम डेवलप करनी चाहिए. आज देखो हमारा व्हाट्सएप नहीं है अपना, व्हाट्सएप डेवलप करना कोई मुश्किल थोड़ी है. कुछ भी मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें. तो एक एक करके टूल्स डेवलप करेंगे. 2 साल में 20 टूल डेवलप हो जाएंगे. आप कम से कम 20 टूल में तो रोक दीजिए उनको. तो मैसेज देने के लिए इतना काफ़ी है. बस कंट्री शुड बी सीरियस. कल को अच्छा हाँ, अभी आपने पढ़ा होगा जुलाई में 20 जुलाई के आसपास न्यारा एनर्जी वाला केस. तो यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने कहा कि एक रशियन कंपनी है रोजनेफ्ट. रोजनेफ्ट ने शेयर किया है इंडिया में, गुजरात में एक रिफाइनरी है, उसका नाम है न्यारा रिफाइनरी, न्यारा. ठीक है. और तो हम लोग न्यारा रिफाइनरी में रिफाइनिंग होती थी. तो यूरोप ने कहा कि जो रशियन इन्वेस्टमेंट है रोजनेफ्ट का, वो चूँकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है एंड EU इज़ ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन, तो वो सैंक्शन करते हैं. तो न्यारा से बना कोई भी क्रूड वो लेंगे नहीं अपने यहाँ. न्यारा क्रूड से बने हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे यहाँ वो लेंगे नहीं. तो न्यारा को उन्होंने सैंक्शन में डाल दिया. अब न्यारा में जो सिस्टम थे वो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम थे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स थे, और न्यारा ने उनको पेमेंट सारा कर रखा था. पेमेंट करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने बिना 1 घंटे का नोटिस दिए उनके सारे सिस्टम बंद कर दिए. अमेरिका ने कुछ नहीं बोला ना माइक्रोसॉफ्ट को. अमेरिका से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया. माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे लिए थे, माइक्रोसॉफ्ट ने एक भी नोटिस नहीं दिया और बंद कर दिया. बिना तो कुछ ये बोले तस्वीर है आगे आने वाले कल की, जब वो ऐसे कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना उनके पेरेंट कंपनी से ऑर्डर के, ऐसे ही कर सकते हैं. बाद में उन्होंने कर दिया 1 हफ्ते बाद, लेकिन वो अलग कहानी है. लेकिन ये बताती है तस्वीर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है. वी आर ए बिग कंट्री, हम छोटे कंट्री थोड़ी हैं. तो हमको तो इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा ना. वो तो 1 स्टेप एट ए टाइम. हमने काफ़ी साल गंवा दिए. जैसे मैंने कहा कि चाइना ने 90s से कितना डेवलप किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग टोटली हमने इग्नोर कर दी. हम बाकी चीज़ों में थे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमने इग्नोर कर दी. पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से हुआ था. नहीं, वो फिर कभी और बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे. नहीं, वो हमने ध्यान नहीं दिया. हम लोग बहुत खुश थे कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, इकोनॉमी डी लाइसेंस कर दी, लिबरलाइज हो वो गया. अच्छे काम कर दिए. अरे बिल्ड तो करना पड़ेगा आपको कोई चीज़. लिबरलाइज करना तो आपने सब कॉबवेब्स हटा दिए, गलत लॉज हटा दिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन आपको कुछ बिल्ड तो करना पड़ेगा. तो बिल्डिंग नहीं हुई ठीक से हमारे यहाँ सिस्टम्स की. जो भी नए प्रोडक्ट आए 90s के बाद, हम कहीं हैं नहीं. देखो जितने ग्रीन प्रोडक्ट्स आए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे सोलर पैनल्स हो, वी आर नोवेयर. इवन छोटी चीज़ें, स्पोर्ट्स शूज़, ये जो सिंथेटिक शूज़ आए ना, पहले लेदर शूज़ हुआ करते थे, तो 90s के बाद आए. हम नहीं हैं उसमें, कहीं भी नहीं है. हमारे लोगों ने, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन हम इवन जो लो टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं उनमें भी हमने इन्वेस्ट नहीं किया. हम R&D में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं किसी हालत में.
तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज भी हैं कि वो उनको ROI जहाँ पैसे मिल जाए उनको प्रोडक्ट में प्यार ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो वो सब चीज़ें, तो अगर हम बड़े कंट्री हैं, अपने आप को ब्लैकमेल होने से बचाना है, जैसे न्यारा जैसे केसेस ना हो, रेयर जैसे केस ना हो, ऑटोमैग्नेट जैसे केस ना हो, तो हमको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। चाइना ने हमारा भी फ्री फ्लो कम किया है क्रिटिकल मिनरल्स का। चाइना ने हमारे ऑटोमैग्नेट दूसरी चीज़ें रोक दी थी ना। अभी उन्होंने, जब प्रधानमंत्री जी गए हैं तब उन्होंने शुरू की है, लेकिन मैंने कहा ना कि 500 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ वो कभी रोक सकते हैं। तो वो उसका तरीका ये कि हम बहुत बड़े कंट्री हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, हमको अपने हाथ में रखना पड़ेगा सब कुछ। तो इज इंडिया रियलाइजिंग दैट धीरे, लाइक नाउ ऐसे आप फेस्ड और इन द हम, स्टॉर्म? आप और हम बात करेंगे और लोग बात करेंगे तो धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा। बट आर यू सीइंग दैट? आप वो इफेक्ट्स देख रहे हैं उनकी बातों में या पॉलिसीज में या डिस्कशंस में, यू नो, आर्ग्यूमेंट्स में? नहीं, वो सीरियसनेस अभी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है हम लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम लोग एक्शन कम लेते हैं। हम लोग बातें अच्छी करते हैं। तो देखो, 2 तरह के रिफॉर्म्स होते हैं। जो 91 में हुआ रिफॉर्म, वो रिफॉर्म और मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म में क्या अंतर क्या है, हम क्यों नहीं कर पाए? देखो, एक होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पेन से एक ऑर्डर साइन किया कि ये सारे कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन ख़त्म हो जाने चाहिए। एक रिफॉर्म हो गया, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, बहुत ज़रूरी होना, ठीक है। 91 में वो सारे रिफॉर्म्स वो वाले थे कि हमने टैरिफ कम कर दिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी, चाहे कॉमर्स मिनिस्टर ने किया हो या फाइनेंस मिनिस्टर किया हो। बट वो पेन से के रिफॉर्म थे, हमने एक ऑर्डर निकाल दिया और हो गए, वही बहुत ज़रूरी थे। दूसरा है, मुझे घर बनाना है। घर के लिए तो मुझे ईंटें पत्थर जोड़ के बनाना पड़ेगा ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना या मैन्युफैक्चरिंग करना जो है ना, ये घर बनाने जैसा है। तो उसके लिए तो बहुत सारे टाई-अप्स करने पड़ेंगे, सप्लाई चेन बात करनी पड़ेगी, ऐसी एक्सपर्टीज़ के लोग लाने पड़ेंगे हमको, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम तो कहाँ, इंजीनियर्स तो सब कोडर हो गए हैं हमारे यहाँ। सब तो यूएस ही चले जाते हैं ना। यूएस चले जाते हैं, जो बच जाते हैं यहाँ भी कोडिंग करते रहते हैं सारे बेचारे। आईआईटीज मोस्ट हाँ, ब्राइटेस्ट। तो मैं उनकी बिल्कुल भी दोष नहीं देता हूँ, उनको दोष नहीं देता हूँ मैं। लेकिन अगर जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हमने बात की, वो अगर हम बड़े पैमाने शुरू करते हैं, सारे इंजीनियर दे विल बी टू हैप्पी टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। सो दैट हैज़ टू कम एज अ पॉलिसी। दैट हैज़ टू कम एज अ पॉलिसी, और सपोर्ट एंड मनी, एवरीथिंग इज नीडेड, एंड रिस्पेक्ट। एंड रिस्पेक्ट। सो वी डोंट रिस्पेक्ट आवर नहीं, हम जो talent. है, हम शायद ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग हाथ से काम करते हैं उनको थोड़ा कम करते हैं। तो वो सब हमको तो बहुत सारे चेंजेस करने हैं अपने जैसे आप में। अगर हमारा जो इतना प्राइम आईआईटीज़ वाला टैलेंट है, जो टॉप आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, यू सी मोस्ट ऑफ दोज, द क्रीम है उनका, दे ईदर गो टू यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली टू द यूएस। तो वो टैलेंट सारा उधर चला जाता है, उसको रिटेन करना इम्पोर्टेंट है। वो नहीं, मुझे टैलेंट वहाँ जाता है यूएस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ज़्यादा लोगों को ट्रेन करिए, उसमें क्या आप ग्लोबल सप्लायर बन जाइए ना टैलेंट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमारे और कंट्रीज और भी अच्छा है, जो भी इंडिया का आदमी कहीं भी जाएगा, अल्टीमेटली इट्स गुड फॉर द कंट्री। वो लोग वहाँ रहें या वहाँ से कुछ एक्सपर्टीज़ लेके लौटें या ना लौटें, इट्स ऑल गुड फॉर द इंडिया। जब तक हमारे लोग अच्छा सीख रहे हैं, हम अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा है। देखो, मैं बताता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की है और हम लोग 2 दोस्त थे। हम लोग जो है, साल में एक हमारा प्रोजेक्ट था, हमारे दोस्त का बुलेट मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो हम लोग दोनों लोग मिलके उसको खोल डालते थे, पूरी एक एक नट बोल्ट तक खोल डालते थे, जस्ट पैशन में। और उसको हर चीज़ उसको साफ करके नट बोल्ट्स को हम लोग रिक्रिएट उसको करते थे। अब तो कहाँ, बच्चे तो सब कोडिंग करते हैं। देखो, अभी आपने जो आईआईटी और आईएम के जो बेस्ट जो टॉपर्स हैं, वो ले लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स लेती हैं, जो उनसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन प्रायोरिटी कंट्री की थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कोर में जाना इम्पोर्टेंट है। कोर में कंट्री तो उसी से बनेगा ना। कोर जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल। रिसर्च इन ये मटेरियल्स, अर्थ मटेरियल्स, इवन सर्विसेज में, इवन स्टार्टअप्स में। तो मुझे याद है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने बोल दिया था, स्टार्टअप्स हमारे जो हैं वो बहुत डीप स्टार्टअप्स नहीं हैं, तो उनको काफ़ी ट्रोल किया गया था। बट मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। देखो, चाइना में जो स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप्स भी है ना, वो बहुत बेसिक लेवल पे काम करते हैं। हमारे टेक स्टार्टअप्स क्या करते हैं, वो तो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, कि आपने मान लो ग्रॉसरी सप्लाई करने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। तो आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप डीप थोड़ी कर रहे हैं।
आप तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको अपने पास समेटने का काम कर रहे हैं और वो शेयर भी आप यूएस को दे रहे हैं, यूएस की कंपनी अल्टीमेटली उसको ले जाएगी। देखो हमारे यहाँ जो फ्लिपकार्ट कैसे शुरू हुआ था, तो अच्छा शुरू हुआ, अल्टीमेटली ये वॉलमार्ट में चला गया, हो गई अमेरिकन कंपनी। हम लोग सपोर्ट करते रहे कि फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। तो अल्टीमेटली सब लोगों को सोचना, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, या थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस पेन इज गुड फॉर एवरीवन। कुछ अपने यहाँ पे असली रिसोर्स से बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी कॉल आवर ओन प्रोडक्ट। बिल्कुल very important for younger people, you know, to know realize this and invest in also a lot of research. बहुत important है, इससे companies should invest in research. मैं तो कह रहा हूँ रिसर्च तो टॉप एंड चीज़ है, बट मैं तो ये कह रहा हूँ काफ़ी चीज़ें लोगों ने बना दी हैं 50 साल पहले, ये पंप, कंप्रेशर, एसी, फ्रिज, सारी चीज़ें। आप तो रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए ना, कोई पेटेंट का इशू नहीं है उसमें, करिए और अपने आप बनाना शुरू करिए उसको। Reverse engineering is like बिल्कुल, that should be the mantra for the country. That's one very important Yes. tip. Another one I'd say. So आप तो इतने important इंडिया को आपने represent किया है when you were with the government in very important trade negotiations with the WTO, with FTA. तो आपने अमेरिका, चाइना सबसे डील किया है. You know, how is your experience of dealing with these two? One is already a superpower. Second is emerging as a very big superpower. Even US is threatened of China's, emergence as such. तो उनका आपने मतलब you've seen them then उस समय में और आज the way they have grown और इंडिया का जो मतलब ग्रोथ है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों से ट्रेड करने में उस समय में? तो मेरे तो जो अधिकतर लर्निंग या माइंडसेट चेंज हुआ है, ये दूसरे कंट्री के अच्छे स्मार्ट लोगों से बात करके काफ़ी जो माइंडसेट चेंज होता है ना, बिना किसी के फोर्स के वो हो जाता है आपका। मैं एक बार नेगोशिएट कर रहा था एक अमेरिकन नेगोशिएटर के साथ में। शी वॉज accompanied बाई वन ऑफ हर कलीग्स, 2 लोग थे केवल वहाँ पर, ठीक है। एंड वी वर डिस्कसिंग इंडियाज़ केमिकल सेक्टर। तो मुझे लगा था कि मैं तो केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली है अपने केमिकल सेक्टर की, और बस इट विल बी जस्ट केक वॉक फॉर मी। इट वाज डिस्कशन अबाउट इंडियाज़ केमिकल सेक्टर। जब डिस्कशन शुरू हुए तो 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि शी नोज़ 100 टाइम्स अबाउट इंडियाज़ केमिकल सेक्टर देन आई डू, और मुझे लगा मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैंने बहुत पढ़ाई की है। तो मैं कुछ कहूँगा कि नहीं, ये तो हम रिस्ट्रिक्शन नहीं हटा सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ये है, फोरकास्ट ये है। तो शी विल से नहीं, आप मिनिस्टर ऑफ केमिकल की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर ये हेडिंग है, वहाँ देखिए, उन्होंने तो ये लिखा हुआ है, आप ये क्या बात कर रहे हैं। शी वॉज 100 टाइम्स मोर प्रिपेयर्ड। तो मुझे तो मेरी लर्निंग हुई ना कि यू कैन नेवर बी ओवर प्रिपेयर्ड। आप जिस दिन कॉन्फिडेंस में आए कि आप बहुत जानते हैं ना, यू आर ज़ीरो। तो ये लर्निंग मेरे लिए हमेशा बहुत ही वैल्यूबल रही। सेम विद जैसे जापान के साथ में, तो Japanese people are very meticulous negotiators. Which country is like the toughest negotiator? जो आपको लगा, they are the toughest people to negotiate with. Toughest negotiator मैं ऐसे कहूँगा ना, कुछ लोग बहुत अड़ियल होते हैं, उनको मैं टफेस्ट, आप उनको टफेस्ट कहते हैं, मैं टफेस्ट नहीं मानता उनको, है ना। तो नेगोशिएशन का मतलब ये है ना कि हम दोनों बात करें, आपकी बात में जो अच्छा दिखे मैं आपका सहमत हो जाऊँ, ऐसे आप भी करिए। कुछ लोग नहीं, वो सोच कर आते हैं कि हमको ये करना है, अगर ये है तो ठीक है वरना नहीं करेंगे। वो वहाँ पर सोच कर अपना दिमाग कम लगाते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी अड़ियल होते हैं। Okay, so they are not tough, they are not tough. मैं उनको टफ नहीं मानता हूँ। मैं तो जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं ना, आई एम इम्प्रेस्ड बाय देम। अगर आप इफ़ यू आर वेरी प्रिपेयर्ड, तो कई चीज़ें जो आप कह रही हैं उसका अलग मैं कह रहा हूँ, बट विद योर प्रिपेयर्डनेस यू नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट योर कंट्री, दिस में रादर बेनिफिट योर कंट्री, तो आप मेरी बात भी मान लेंगी। तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी प्रिपेयर्ड। तो मैंने कहा कि ये जो है ये ASEAN negotiators are very good. ASEAN negotiators are generally, Singapore negotiators are very good. Malaysians are very good.
they listen to Vietnamese are also very good. ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं. Japanese negotiators are very prepared, and the Japanese are very prepared. Koreans are very energetic. They will push you to the last line to agree to their version, but they are also very businesslike. I have only positive words for Japanese and Korean negotiators. And Europeans may be different, but my experience is they are slightly stubborn. And when I was telling my counterpart that I agreed to your 10 things and you are not agreeing to my 2 also, why? Then he and she both will tell me that we represent 27 countries, so we have 27 sensitivities, so please understand. But I thought Europeans are slightly stubborn. They still carry some mindset that my way or highway of type of thing. I hope that changes. So how about America and China and India? I have negotiated with America only once, and they were very prepared. I have not, since we started negotiations on FTA for the first time with them, I was not part of that. I was out of the government. So I don't have any experience in dealing with them in the bilateral negotiations, which are more nuanced. My interaction with them was in some WTO context. So they were very different kind of negotiations, which I explained. But they are very well prepared, all I say. And so is China. China is very prepared, very prepared. They send their younger teams very well prepared, very confident, very well prepared, very articulate, very well educated from great institutions. China, I have seen them changing for the best. So China has worked even on that over the past decades. decades. I mean, say, 15 years back, 20 years back, I was negotiating. I mean, they were very average or below average. They were almost tongue-tied. But now they are far better than us. I mean, our negotiators, I'm doing injustice to them. They are also top class. But Chinese, I have seen them improve. So does India need to improve in their negotiation game as well? No, I have seen our negotiators. They are good. They are tough negotiators. And English is our almost first language for the negotiators. So English is not a problem. And they're all subject matter experts. They deal with the subjects day in, day out. So Indian negotiators are top class. They are top class. They are top class. So now when we see the country in the eye of the storm, so one tip that, like you said, we should go into preserve our data, preserving our data. So what can you name 2 other things, besides data, what else India should include in its strategy? Yes. So yesterday only we released one small story. Day before yesterday, Mr. Trump on Truth Social, he says that India only takes benefits of America, never gives any benefits to America, high tariffs and all those old things. So we said, okay, in trade, we earn $45 billion more than you do. Okay, we earn more. But your companies earn $60 to $80 billion from us. What about that? Your GCCs, your banks like Citibank, your McDonald's and Coke, you have more than 2,000 firms sending money from India to US, so that everything totals to $60 to $70 billion. Our students pay $15 billion annual in tuition, $10 billion in living expenses in US, so that is $25 billion. So add all these things, and then you say America earns at least $50 billion more than India, even if we factor this trade deficit. So America earns more. Trump always talks about trade deficit. You remember initially he said trade deficit is $100 billion. In February he said this. It was never beyond 45. So now 45 is the established, both the sides have agreed. But it's only trade. Let's talk about who earns how many dollars. They earn at least $50 billion more from us than we do from them. So we have to talk about these things also, about the routine business transactions. It's not only trade.
It's all type of funding that has to be. It's spending by our students. So ultimately, net to net, what is there? You earn $50 billion more from us. So that's the second leverage point we should talk always. So data is the oil, and second is what they are earning Yeah. from us. Total balance sheet, Total not only balance trade. sheet. Okay. And so India, I mean, as you said, they need to work on this strategy now, because if we don't do it now, then where do we stand? No, Indian negotiators are aware of all these things. But They are smart people. are they They are smart people. are they able to? The problem is do it? that, like I say that we do negotiate. We for bilateral negotiation we take a lot of time discussing nuances. Discussions with America are very different. There is no time, and Mr. Trump is simultaneously negotiating with more than 20 countries. So At present. and how he negotiates is, like Vietnam. Vietnamese team, American team, they agreed to something, and Mr. Trump put up. He made a call to Vietnamese General Secretary, that is equivalent to our Prime Minister, and he spoke something, and then he issues a statement on Truth Social. That great man, General Secretary, Mr. He agreed that America will be levying 20% tariffs on them. Now Vietnamese people say that we never agreed for more than 11%. Oh, so he has this habit of So saying, making same is claims. the story. It's not in the public domain, but it's the story that is the problem with Indonesia also. Japan, Trump did the same thing. Japanese cabinet secretary has to issue a paper in public domain that we have not agreed for these things. Oh my Europe, God. what Mr. Trump declared was different than the framework agreement document released later on. So it's my way or highway type of thing. He doesn't give much time to others. He's a man in a hurry. So negotiation very different. Task of negotiators is very different. Plus, when a man is more inclined towards getting Nobel Prize, decides his trade policies for this, then everything is a mishmash. He's making claims on everyone's behalf. Yes. We have learned so much today on trade. I just want to also ask you, say, abhi, younger people who are studying economics, and even if they're not, somebody who wants to get into trade policy and trade expert and tariff, so how one advice for them कि कैसे कर सकते हैं वो लोग, कैसे आ सकते हैं इसमें, ट्रेड पॉलिसी में कैसे आ सकते हैं? मैं क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ. एक तो आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि ट्रेड पॉलिसी में कैसे आ सकते हैं, और दूसरा जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो ट्रेड पॉलिसी के लिए कहते थे कि आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी करनी चाहिए और ट्रेड के कुछ फील्ड्स में काम करना चाहिए, और मैं कहूँगा कुछ इंटर्नशिप ऐसी कर लें कि अगर गवर्नमेंट में हो जहाँ पर रियल नेगोशिएशंस हो रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काफ़ी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो इंटर्नशिप करते हैं. दे टेक पार्ट इनटू द नेगोशिएशंस, तो दे लर्न फर्स्ट हैंड अबाउट दीज थिंग्स. तो एक वो अच्छा रूट है, क्योंकि अगर आप प्योरली पढ़ाई करते रहेंगे, चाहे पीएचडी करें जो भी करें, वो काफ़ी एकेडमिक है और आप थोड़ा जो रियल चीज़ें हैं उससे आप कम वाकिफ़ रहेंगे. तो एक मिक्स है जो थ्योरी और प्रैक्टिस का दोनों रहेगा, तो वो सबसे अच्छा रहेगा. और दूसरा जो पढ़ते रहें, आजकल तो सोशल मीडिया थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दें लिंक्डइन पर या और ट्विटर पर कहीं भी, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा. तो स्टार्ट मेकिंग योर व्यूज़. काफ़ी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट लोग कुछ पढ़ाते हैं कि टैरिफ आर बैड, अमेरिका उसका उल्टा कर रहा है. तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और रीज़न क्या है. तो आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे नेगोशिएशंस में, तो आपका अपना एक व्यू बनेगा ना, विच विल बी वेरी वैल्यूएबल आपका. तो हमेशा कोशिश करिए कि किसी का व्यू सुनने के बाद में अपना एनालाइज ज़रूर करिए, ये जो बोल रहा है आपके व्यू से कितना मैच हो रहा है हमेशा. तो एक वो करेंगे तो एक अपना व्यू, क्रिटिकल व्यू बनेगा, तो आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. मतलब यही एक तरीका है जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा. तो इसमें यू लर्न मोर ऑन द जॉब दैन जस्ट थियोरी. जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप जब आप प्रैक्टिस में आ गए, कहीं पे काम करें, देन यू नो मोर.
देखो, कोई भी चीज़ सीखना है, ना केवल ट्रेड, कोई भी चीज़ सीखना है तो अप्रेंटिसशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूरोप में माइकल एंजेलो के समय भी वो लोग पढ़ते थे 2-3 महीने और अप्रेंटिसशिप 3-4 साल करते थे मास्टर्स के साथ में। दैट्स हाउ दे लर्नड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले भी जितने भी ये आविष्कार हुए हैं, इन्होंने छोटे मोटे किए हैं, लेकिन सब ने एक वर्कशॉप्स होती थी, वहाँ काम करते थे। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज बेस्ट, इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। और एक फ़ायदा कहें या घाटा कहें ट्रेड इकोनॉमिस्ट या ट्रेड में एक्सपर्ट्स के लिए, तो अगर जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो भी एसी रूम के अंदर ही होगा, फैक्ट्री में नहीं आना होगा, तो दे कैन बी हैप्पी। जो इंजीनियर्स रहते हैं उनको फैक्ट्री में जाना होता है, वो कई बार परेशान हो जाते हैं, या ऑयल रिग्स में जाना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं। बट ट्रेड इकोनॉमिस्ट के लिए तो हर जगह अच्छा एटमॉस्फेयर है, कहीं भी। और बहुत सारी डिमांड भी है, आई बिलीव। हाँ, डिमांड तो आएगी, क्योंकि एरिया काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, तो अलग अलग चीज़ों में डिमांड आएगी। जैसे कि अब आज आप समझिए, लोग कहेंगे कि एक सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको न केवल ट्रेड के बारे में जानना है, उसका लोकल प्रोडक्शन के बारे में जानना है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, मार्केट के बारे में जानना है, नॉन टैरिफ बैरियर्स की जानना है, तो कोई लिमिट नहीं है। बट सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तभी जब आप एक लिमिट ऑफ एक्सपर्टीज़ का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं। केवल पढ़ने से आपको डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपना एक क्रिटिकल व्यू नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तब तक आपको खुद भी मज़ा नहीं आने वाला है। और जो लोग इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स या बिजनेस ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं, वो लोग भी कर सकते हैं ये? भाई, मैं तो इंजीनियर हूँ है ना। मैं सबसे पहले इसीलिए कैविएट देता हूँ कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। कोई भी जो ध्यान देगा, जैसे कि मैं इंडियन ट्रेड सर्विस की वजह से मेरी लाइफ में करीब 20 साल मैंने ट्रेड का काम किया है और हैंड्स ऑन किया है, नेगोशिएशन किया है, और साइड में दुनिया के सारे अच्छे एक्सपर्ट से मिलने का, समझने का मौका मिला। साथ में पढ़ना पड़ेगा जो भी अच्छा मटेरियल है, आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है डिस्कस करना पड़ेगा, और मेन चीज़ अपना व्यू बनाना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू स्टे हम्बल। कभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा या आप बहुत जानते हैं तो हमेशा नुकसान करेगा। ऐसे मुझे निगोशिएटिंग फील्ड की वजह से मैंने बताया ना, मुझे तो बार बार रिमाइंडर मिलते रहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, आई नीड टू इम्प्रूव, आई नीड टू इम्प्रूव। तो वो हमेशा एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको इम्प्रूव करना, हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। तो और सर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपने बोला था, वो कैसे हो सकता है? तो देखो, जो बिल्कुल भी बिजनेस से भी नहीं आए, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी तो मेरे 2-3 दोस्त बन गए थे बॉम्बे में। तो वो लोग अपने स्कूटर में साड़ी बनारस से लाते थे, बनारस के 2 भाई थे, साड़ी लाते थे और स्कूटर में रख के बेचते थे बॉम्बे में, ठीक है। और फिर मैं जब बॉम्बे से निकला तब उनका 500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस था। तो प्राइवेट बिजनेस राइट डायरेक्शन में आपको कहाँ से कहाँ ले आ सकता है। तो ये मैंने क्या कहा, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग 10th भी, एक भाई ने पास किया था, दूसरे ने 10th भी पास नहीं किया था, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई बिजनेस दुनिया कुछ नहीं है, वो ये है आप जहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ से खरीद लीजिए और थोड़ा अपना मार्जिन लगा के प्रॉफिट में बेच दीजिए, अगर आप बेच सकते हैं, जितना ले सकते हैं, इतनी सी बात है। और बाकी चीज़ें पेरीफेरी पे हैं। तो आप 1-2-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, देखिए इंडिया में कहाँ से सप्लाई हो रही है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, और फिर बायर्स को आप ढूंढिए, उसके भी तरीके हैं सारे, और शुरू कर दिए। आजकल तो बहुत आसान है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है या और भी प्लेटफॉर्म्स है, ईबे है, अपने प्रोडक्ट हॉस्ट कर सकते हैं, आप बहुत कम लागत से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा, दुनिया केवल उसी की है जिसका स्पेशलाइज नॉलेज है। अगर आप पास में एक पर्टिकुलर से चिल्ड्रन गारमेंट है, मेरे एक फ्रेंड की बेटी, तो फ्रेंड की बेटी की शादी हो गई, उनका बेटा हो गया, तो उन्होंने कहा अब मैं बाहर तो जॉब नहीं करने का मूड है, क्यों परेशान हूँ, बच्चे का ध्यान रखूँगी। तो शी वॉज ए भरतनाट्यम डांसर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूएस की एक वेबसाइट में अपना फोकस किया, और उन्होंने भरतनाट्यम की ड्रेसेस जो थी, मदर उनकी चेन्नई में रहती थी, ये लड़की रहती थी बेंगलोर में, तो वो वहाँ से ऑर्डर लेती थी, और ऑर्डर लेने के बाद में मदर को बोलती थी, और फिर वो जब ऑर्डर आता था तो वो डीएचएल को फ़ोन करती थी, डीएचएल उनके घर से पैकेट ले आता था, तो कुछ नहीं करना था। डीएचएल इज़ द डिलीवरी। हाँ, तो वो जो है महीने में 6 या 7 केवल ऑर्डर करती थी, और एक उनकी ड्रेस जो थी वो $2000 की होती थी, बहुत ही एलेबोरेट ड्रेस सारी की सारी। तो शी इज़ अर्निंग मोर देन एनी पर्सन कैन सर्व फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सर्विस।
जस्ट बाई डूइंग दिस घर बैठ के। तो क्योंकि उसको लग गया, धीरे धीरे वर्ड फैल गया सैन फ्रांसिस्को एरिया में, सिलिकॉन वैली में, इधर उधर, कि कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस की ड्रेस चाहिए तो इनको पकड़ लो। तो वेरी इस स्पेशलाइज्ड तरह के हजारों किस्से हैं। तो आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसमें एक नॉलेज स्पेशलाइज डेवलप करनी है, घर से बाहर निकलना है, केवल सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढना है, सप्लायर से बात करनी है, बायर से बात करनी है, और फिर एक शुरू कर देना है भगवान का नाम लेकर। आप लकी हैं तो हो जाएगा, और लगे रहेंगे तो हो ही जाएगा। अच्छा, लकी नहीं भी लगे रहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इन टुडेज सिनेरियो व्हेन वी आर सीइंग कि वहाँ से ये टैरिफ हो गया, इस पे एक्सपोर्ट में कुछ आपने जो सेक्टर्स बताए थे, तो एट दिस मोमेंट कौन से एक एरिया है जहाँ पे जो पीपल हु वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट्स, वो कैसे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? वो कहाँ पे देखो, तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो स्पेशलाइज आइटम है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कारपेट है, ठीक है, तो मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने कहा कि मुझे कारपेट चाहिए, मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ। तो एक सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं कि कारपेट एक है, उसमें आप नाम वीव कर सकते हैं और 2 घंटे में डिलीवर कर दिए, तो लोग कर रहे हैं ऐसे। तो कोई भी चीज़ जहाँ आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेड कर सकते हैं, मशीनें आती हैं, आपको एक चूज़ करना है, तो इस तरह लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। इंडिया में कम कर रहे हैं, चाइना में अधिक कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत कर रहे हैं। तो एक और काम होता है कि जब भी मैं फॉरेन ट्रैवल करता था, स्पेशली चाइना साइड में, तो फ्लाइट में हमेशा लोग मिल जाते थे कि, तो बात होती थी, अच्छा क्या करने आए? नहीं, हम लोग घूमते रहते हैं, हम कुछ नहीं करने आए, हम जाते हैं कि नए प्रोडक्ट दुनिया में कहाँ डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, चाइना में ये 5 प्रोडक्ट आए हुए हैं, अभी तो इंडिया में सुना भी नहीं किसी ने, हम वहाँ से ऑर्डर दे आएंगे, इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका। तो दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑल द टाइम। आई मीन यू हैव टू बी स्टेइंग एट द टॉप ऑफ योर गेम, है ना। तो जो लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, थोड़ा पेन थ्रेशोल्ड अगर आप अपनी बढ़ा लें और अपना स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा कर लें और थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम में रहें, तो मिलता है रिजल्ट, तो मिलता है। वो उतना वहाँ तक ले जाने का पेशेंस होना और चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी, मैंने कहा इस चीज़ में, इसका पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है। पढ़ाई से, इंग्लिश बोलने से कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये बिना उसके भी आप कर बिल्कुल। सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज। मैंने इसीलिए अपने दोस्तों को किस्सा बताया, वो लोग स्कूटर में साड़ी बेचते थे, आज 500 करोड़ रुपए से अधिक का उनका हो गया। कौन है वो? ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। तो ये एनीबडी कैन डू दिस इफ दे persevere enough. बिल्कुल। So very, very valuable insights, sir. Thank you so much for being on our show, and I think everyone has something to gain from this conversation. Thank you for inviting me. I enjoyed. Thank you. Thank you so much.